चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपका। 3i का है, ठीक है, प्रश्नावली 3i जो कि लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है आपके। 11 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन बहुत जानदार है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज में कोण C बराबर कोण 3 गुणे, यहाँ पे देखिए कोण C बराबर 3 गुणे कोण B बराबर 2 गुणे कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को या घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए आपका ट्रायंगल ये है भैया, ये आपका क्या है? त्रिभुज है। ये आपका कोण ए है, एक कोण बी है, ए सी है, मतलब ए बी भुजा, ए सी भुजा और बी सी। आपका कोण ए, कोण बी एंड कोण सी, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज हुआ, ठीक है। एक चीज़ आप हमें बताइए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? जो अंतः का मतलब अंदर जो रहे, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। कितना होता है मेरे भाई? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। होता है कि नहीं बताइए? होता है जी। तो भाई जब हम कोण ए, कोण बी, कोण सी को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा कि नहीं? यही काम करते हैं, इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक काम करते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी निकाल लेते हैं, सी को साइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? ये आपका समीकरण 1 बन गया, ठीक है। कोई समस्या, इतने में कोई समस्या आपको हुई नहीं हुई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया है? आपको क्या दिया है मेरे भाई? आपको दिया है क्या? कोण C बराबर 2 गुणे कोण A प्लस कोण B। आपको दिया है कि नहीं? यहाँ पे लिखिएगा, दिया है, ठीक है। कहाँ दिया है? यहाँ पे अब लिख दीजिए। अब कोण C बराबर 2 गुणे कोण A प्लस कोण B दिया हुआ है कि नहीं? जी हाँ, दिया हुआ है। तो हम कोण A प्लस कोण B की जगह पे क्या रखेंगे? 180 माइनस कोण C। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण C बराबर 2 गुणे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे? देखिए, इसकी जगह पे ये चीज़ रख देंगे, तो 180 माइनस कोण C, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 2 का अंदर गुणा करिए, तो कोण C बराबर 360 माइनस 2 गुणे कोण C। ये देखिए माइनस है, इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 गुणे कोण C बराबर 360। और जब यहाँ से कोण C का मान निकालेंगे तो 4 नीचे आएगा, और जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? 4 9 36। तो भैया कोण आपका कितना हो गया? ये हो गया, ठीक है। यही हुआ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 2 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2C हो जाएगा, और 2 इस साइड आएगा तो 3C हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कोण 3C। और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 3 12 120 आ रहा है। कोण, तो कोण C आपका कितना है मेरे भाई? 120 अंश आया। कितना है? 120 अंश आपका कोण C आ गया। अब कोण C आ गया तो एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला रिलेशन। इस रिलेशन को ध्यान से देखिए। कोण C बराबर क्या लिखा है? 3 गुणे कोण B। तो कोण C आपने क्या निकाला? 120 अंश बराबर 3 गुणे कोण B। 3 नीचे आ जाएगा तो 120 बराबर कोण B, ठीक है। काट देंगे, 40 आ जाएगा। मतलब कोण B आपका कितना आ गया? 40 अंश आ गया। आपका कोण B कितना निकल गया? 40। आपने कोण C निकाल लिया, कोण B निकाल लिया।
अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, यह यहाँ पे, ठीक है। या तो इसको आप मान लीजिए, या समीकरण स्टार यहाँ पे दे दीजिए सीधा सा, मतलब समीकरण स्टार। तो भाई कोण ए प्लस कोण बी, बी आपका कितना है 40 अंश, प्लस कोण सी, सी आपने कितना निकाला 120 अंश, बराबर 180 अंश, ठीक है। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 120 40 160, उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 160। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोण ए का मान कितना आ गया आपका 20 अंश आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि कोण ए जो है आपका 20 अंश है, कोण बी आपका 40 अंश है, और कोण सी का जो मान है 120 अंश है। तो ये आपका प्रश्नावली 3I का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को रोककर आप इसको नोट कर लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं आप। समझ में आ गया होगा, कहीं कठिन काम नहीं है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 को प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, हल कीजिए। को प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है मेरे भाई, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि किसी एक पद का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा समीकरण 1 है, ये हम मान लेते हैं समीकरण हमारा 2 है, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या, समीकरण से x का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस वाई आ जाएगा, क्या y को साइड करेंगे, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब लिखेंगे क्या, x का मान 2 में रखने पर, तो 2 क्या है भाई ये है, तो x की जगह क्या रखेंगे 4 माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये देखिए 4 में से जाएगा कितना 3 हो जाएगा, 2y बराबर -3। अब यहाँ से y का जब मान निकालेंगे क्या जाएगा 3/2, यही तो हो जाएगा 3/2। अरे भाई y -2y हो जाएगा, 4 में से घटाएंगे 3 आएगा, 3 उस साइड जाएगा प्लस माइनस, सॉरी, तो y का मान 3/2। अब y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x बराबर 4 माइनस 3/2, 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा 5/2। तो आपका x का मान 5/2 और y का मान 3/2 आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 15 भी है, 14 तो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका इसी जैसा है, इसको इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैं इसको करा नहीं रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ। x माइनस दिस एंड, ठीक है, ये करा है, हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब यार x और y की वैल्यू निकालना है, तो इसको हल नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, तो इसको छोड़िए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। दो मित्र हैं और उनके आयु में, उनके एज में डिफरेंस कितना है 3 वर्ष का डिफरेंस है। फिर आगे क्या कह रहा है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुना और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुना है या दोगुनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। फिर कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात करिए। हमसे ज्ञात करने के लिए क्या पूछा है, अनी और बीजू की आयु। तो सबसे पहले मानते हैं, ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो माना अनी की आयु
अनी की जो आयु है x वर्ष है और बीजू की जो आयु है भाई, बीजू की जो आयु है वो y वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके जो एज है अंतर कितना है, 3 वर्ष का अंतर है। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 3। ये अब तो आसानी से कर रही है, लेकिन अब बात समझने वाली है। कह रहे हैं कि अनी के पिता धर्म की आयु, तो यहाँ पे अनी के पिता धर्म की आयु, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुना। तो जो धर्म है, धर्म को मैं D से लिख रहा हूँ, अनी को A से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जो धर्म की आयु है, जो धर्म की आयु है उनके बेटी क्या है, अनी के पिता धर्म की आयु अनी के आयु की क्या है, 2 गुना है। धर्म के पिता अनी के आयु के क्या है, 2 गुना है। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ से ये क्या है आपका अनी की आयु, अनी की आयु क्या आपने माना है x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए धर्म, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, धर्म की आयु, धर्म की आयु बराबर 2x। समझ में आया ना बच्चा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, बीजू की आयु, बीजू की आयु जो है, ठीक है, बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, तो कैथी की आयु, कैथी मतलब C, B मतलब बीजू, C मतलब कैथी। तो भाई साहब ये जो बीजू हैं और इनकी बहन जो हैं, इनकी एज से ये 2 गुना क्या है, ज़्यादा हैं, 2 गुना ज़्यादा हैं। तो भाई ये 2 गुना ज़्यादा हैं, तो हम इसमें क्या करें, कैथी में 2 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए कैथी की आयु, कैथी की आयु बराबर, और बीजू की आयु कितनी है, y है, तो y/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब हम सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर, ठीक है, कितना है, 30 वर्ष है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। तो यहाँ पे इनके आयु में जो अंतर है वो कितना है, 30 अंश है। तो हमें सॉरी 30 वर्ष है, अंश मैं बोल दे रहा हूँ, सॉरी बच्चा, 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु बताना है। तो चलिए ये आपका समीकरण 2 बन गया है, इसको भी सॉल्व करिए। 4x माइनस वाई और 60, समीकरण 2। समीकरण 1 आपका क्या है, ये, इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब समीकरण में 4 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4y बराबर 4 3 12। ये समीकरण 1। क्या करिए भैया, इसको घटा दीजिए। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3y और कितना बचेगा, 48 बचेगा। यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 16। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 16 बराबर 3। x का मान क्या आ गया, 19। तो मेरे भाई देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट यहीं समझने वाली थी। ये लाइन, अनी के पिता धर्म की आयु की 2 गुना और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी, इसको आप समझ जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं आयु से रिलेटेड, ए से रिलेटेड। तो भैया यहाँ पे क्या आया है, y का मान 16, y आपने क्या माना था, बीजू की आयु, अतः बीजू की आयु 16 वर्ष है और अनी की आयु 19 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो भैया ये तो कर ही लेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण दिया है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी, देखिए कोई रेलगाड़ी है वो कुछ दूरी जाती है तो उसका जो स्पीड है वो सेम रहता है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे समझिए फिगर से, ये आपका मान लीजिए ट्रैक है, ठीक, यहाँ तक वो गई तो उसका जो स्पीड है, x मान लेते हैं, स्पीड वो सेम है, स्पीड क्या है, सेम है।
फिर वो कुछ दूरी गई तो 10 किमी प्रति घंटा रफ्तार अपनी तेज कर दे रही है। स्पीड कितना कर दे रही है, x+10 जब कर दे रही है तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते हैं। नियत जो समय था वो 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि अगर हम 10 किमी प्रति घंटा धीमी चलती है, मतलब स्पीड उसकी क्या हो जाए, 10 किमी प्रति घंटा क्या हो जाए, कम हो जाए, तब उसे 3 घंटा अधिक समय लगता है। तब हमें बताना है कि रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं भैया, क्या मानते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल आपका है x किमी प्रति घंटा और जो दूरी है मान लेते हैं y किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से समय क्या हो जाएगा बताइए, समय आपका t बराबर क्या हो जाएगा, समय क्या होता है, समय होता है आपका दूरी बटा के चाल। तो दूरी आपका ये है, चाल कितना है, x है, x घंटा, ठीक है। ये आपका पहले वाला समय मतलब नियत समय आ गया। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब रेलगाड़ी 10 किमी प्रति घंटा अधिक तेज चलती है, ठीक है, तब उसका समय क्या होगा। तो दूरी आपका वहीं रहेगा, स्पीड जब बढ़ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तब उसे नियत समय से 2 घंटे समय कम लगते हैं। तो नियत समय आपका ये है, 2 घंटे समय कम लगेंगे, ठीक है। समीकरण बनाइए। तो क्या हो जाएगा, y बटा के x+10 बराबर y-2x बटा के x का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा axy और फिर y-2x इंटू y+10, ठीक है, x+10 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता दे, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स का y में करेंगे क्या हो जाएगा xy, फिर x का 2 में करेंगे तो 2x², फिर 10 का y में करेंगे कितना हो जाएगा 10y, फिर 10 का 2 में करेंगे तो 20x हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये कहाँ गया भाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं आएगा ना, देखिए 10 का y में किए तो 10y, x का y में किए xy, x का इसमें किए -2x², फिर 10 का y में किए 10y और 10 दूनी 20x, ठीक है। तो क्या आ गया, इसको इस साइड लेके आइए तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस 10y माइनस प्लस 20x, आपका समीकरण बन गया ये 1। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि आप 10 किमी प्रति घंटा रफ्तार कम करिए। तो भैया आपका समय कितना हो जाएगा, जब 10 करेंगे तो नियत समय से 3 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं, नियत समय से 3 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। तो ये हो जाएगा, ये समीकरण कैसे बना आपको पता चल गया ना, बस x का मल्टीप्लाई इधर करिए तो y बटा के x-10 y+3x हो जाएगा बटा के x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए xy, x का y में करेंगे xy, x का 3 में करेंगे 3x² हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10 का करेंगे -10y और 10 का 3 में करेंगे -30x, 30 हो जाएगा, 30x हो जाएगा, ठीक है। xy कैंसिल हो जाएगा, ये भी इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, या उधर ही रहने दीजिए, कोई समस्या नहीं, तो हो जाएगा 3x² माइनस 10y माइनस 30x। समीकरण नंबर 2 बन गया। दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करिए, क्या करेंगे बताइए, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका बन गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपका 2 समीकरण बन के तैयार हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं अरेंज और हम अपने इक्वेशन को करते हैं सॉल्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। इक्वेशन 1 और 2 को घटाते हैं तो इक्वेशन 1 - 2 से, ठीक है। 1 क्या है आपका भैया 2x² माइनस 10y प्लस 20x बराबर 0, 3x² माइनस 10y माइनस 30x बराबर 0, ठीक है। क्या करते हैं, घटाएंगे तो माइनस प्लस प्लस, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कैसे होगा,
हाँ इसको इस साइड लेके आए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, -x² प्लस 50x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम एक काम करते हैं कि x का मान ले लेते हैं। तो x का मान लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 50 बराबर 0। x का मान 0 आ जाएगा और x का मान 50 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारी स्पीड 0 नहीं हो सकती है, तो इसको हम लेंगे नहीं। और तो x बराबर 50 आ गया। x आपका स्पीड है 50 किलोमीटर। x का मान आप समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखिए। चलिए लिखिए यहाँ पे x का मान 1 में रखने पर तो 2 गुणे 50 का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 20 गुणे 50 बराबर 0। 50 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 2500 हो जाएगा। माइनस 10y 5 दूनी 10 1000 बराबर 0। 25 दूनी 50। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन है यहाँ पे 1000। तो 50 यहाँ पे कितना है, 5000। ये कितना हो जाएगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जब इसको सॉल्व कर रहे थे इक्वेशन 1 तो यहाँ पे माइनस था आपका। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी आपकी माइनस रहेगी, ये भी माइनस रहेगी। ये आपका जो इक्वेशन 1 बना था वहाँ पे माइनस रहेगा, तो माइनस यहाँ भी रहेगा, ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, इक्वेशन 1 को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6000 आपका हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। माइनस से इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6000 बटा के 10, 0 से 0 उड़ जाएगा। तो y की वैल्यू डेफिनेटली क्या आ गई भाई, 600। तो y आपकी कितनी आ गई, 600। तो आपकी दूरी कितनी थी, 600 किलोमीटर थी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका था मे बी 18 था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं और आपको डिस्कस करूँगा बस। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, एक जो आपका इक्वेशन आया था फर्स्ट, उस इक्वेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्लस था दोस्तों। क्या था, यहाँ पे प्लस था, यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। ये दोनों आपके माइनस थे। ठीक है, तो 5000 और 1000 जोड़ेंगे 6000 आएगा। तो 6000 इस साइड आएगा, प्लस आ जाएगा, तो मतलब y की वैल्यू इतनी आएगी। तो बस आप चेंज यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 20, सॉरी 20 नहीं था, इसके पहले क्वेश्चन नंबर था आपका ये 17 था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं। आपके 2-3 और क्वेश्चन है, मैं उसको भी बता रहा हूँ। उसको मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो ईजी है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती है। हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, पहले हम मानते हैं, देखो करेंगे कैसे, इसको समझो। माना कुल पंक्ति आपके पास कितना है, माना कुल पंक्तियों की संख्या, माना कुल पंक्तियों की संख्या आपके पास कितना है भाई, x है। और प्रत्येक पंक्ति में मान लेते हैं कि हमारे जो विद्यार्थी हैं y हैं। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। अब बात को समझो, हमने मान लिया कुल पंक्ति x है और प्रत्येक पंक्ति में मान लीजिए आपके पास ये पंक्ति बनी हुई है। ठीक है, इसमें कुछ विद्यार्थी हैं, इसमें कुछ विद्यार्थी, इसमें, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी भैया, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल पंक्ति x है और प्रत्येक पंक्ति में y है, तो गुणा कर देंगे तो कुल विद्यार्थी कितना आएगा, xy आ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है,
कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो पंक्ति कितनी है आपकी, ये 3 विद्यार्थी क्या होती हैं, अधिक होती हैं। 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं मतलब विद्यार्थियों की संख्या क्या अधिक होती है, तो एक पंक्ति कम बनता है। तो कुल विद्यार्थी कितना है, एक्स वाई। अगर विद्यार्थी आपके 3 बढ़ते हैं कब, जब एक पंक्ति कम होती है। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक्स। एक्स में कमी करोगे तो विद्यार्थी कितना बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ। एक्स वाई 3x माइनस वाई माइनस 3, देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, 3x माइनस प्लस वाई बराबर -3। ठीक है, माइनस से डिवाइड कर दो, 3x माइनस वाई बराबर 3। आपका समीकरण 1 बन के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 बन के तैयार होगा। इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा, देखो सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में कुल विद्यार्थी एक्स वाई है, लेकिन आगे कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। विद्यार्थी अगर यहाँ पे क्या है, पंक्ति कितनी कम हो रही है, 2 कम हो रही है। विद्यार्थी कितने बढ़ रहे हैं, विद्यार्थी आपके 3 बढ़ रहे हैं। 3 कम हो रहे हैं, पंक्तियां 2 बढ़ रही हैं। भाई आप यहाँ पे विद्यार्थियों को बढ़ा रहे हैं तो पंक्तियाँ आपके क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। 1 मिनट, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, पंक्ति में आपके कम हो रहे हैं तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए। एक्स वाई बराबर, एक्स का वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स का 3 करेंगे 3x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का वाई में करेंगे कितना हो जाएगा, 2y, 2 का 3 करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इस साइड लेके आएंगे 3x माइनस 2y बराबर -6। आपका समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा दीजिए यहाँ से, समीकरण 1 व 2 से। एक क्या है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, 2 क्या है 3x माइनस 2y बराबर -6। माइनस करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, y बराबर 36 9। y का मान कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y का मान, y का मान 1 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, 1 में, तो y का मान 1 में रख दो भैया। 3x माइनस 9 बराबर 3, 9 3 12, यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। अतः आपने x का मान 4 निकाला है और y का मान 9 निकाला है। x आपने क्या माना था, कुल पंक्तियाँ आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने, 9 आ गए। तो अब हमें निकालना है भैया कुल विद्यार्थियों की संख्या। क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या एक्स वाई है। एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है 4 और वाई कितना है 9। तो आपके पास टोटल 36 स्टूडेंट हैं, 36 विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल आपके पंक्तियों में कितने बच्चे आएंगे, 36 बच्चे आएंगे। आपके एनसीईआरटी का दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एक क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपके प्रश्नावली का, कह रहा है कि समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। 2 समीकरण है, उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, कर लेंगे, मैंने बताया है। इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। मेरे भाई जब आप ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। देखिए मान लीजिए आपका ये एक्स वाई एक्सिस ये, तो आपका कोई ग्राफ बन रहा है, तो ग्राफ बना है वाई अक्ष से। ठीक है, कैसे भैया, वाई अक्ष से। तो मान लीजिए ऐसे ग्राफ बन गया यहाँ पे। ठीक, आप कह रहा है कि वाई अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा इसको। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, कोऑर्डिनेट पता रहेगा, मान लीजिए 2, -0 -3, -0 और
यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे मान लीजिए आप 0,4, ठीक है। ऐसे तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा। तो इस क्वेश्चन में आप निकाल लीजिएगा, ऐसे हो जाएगा, कर लेंगे। चौथा को 19वां क्वेश्चन है, एक चक्रीय चतुर्भुज है भैया। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देखिए आपको दिख रहा है तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे सर्कल में बना जो चतुर्भुज होता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जब उसका वर्टिस से सर्कल के परिधि पर रहे, BCAD। ये एंगल आपको दिया है, ये एंगल दिया है। ये चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने का कोण होता है उसका योगफल 180 अंश होता है। तो कोण B प्लस कोण जब D करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। कोण A प्लस कोण C करेंगे तो भी 180 अंश आ जाएगा। तो दोस्तों आपकी कोण A का मान दिया है, कोण B का मान दिया है, कोण C कोण D दे दिया है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि XYZ का मान निकालिए ना। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, यहाँ आप देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, आसान है। कैसे करेंगे, इस कोण को जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिएगा, समीकरण 1 बनेगा। इस कोण और इस कोण को जोड़ के 180 के बराबर कर दीजिएगा, समीकरण 2 बनेगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे भाई आज हम लोग चैप्टर 3 ख़त्म कर दिए हैं एकदम प्रॉपरली। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा हो जो हम लोग डिस्कस ना किए। सारे प्रश्नावली ABCDEFGH तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप इसको पढ़िए और अच्छे से इसको देखिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए भाई, ताकि और लोग जुड़े और पढ़ें। बाकी का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्या है, कैसे है, समीकरण को कैसे बनाना है, समीकरण को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समीकरण की सॉल्व करने की कितनी विधियाँ हैं, सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। बस आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।